हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अपने स्वास्थ्य के प्रति कभी भी किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना है आपको। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ गई हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर व्याकरण के टॉपिक्स के साथ। व्याकरण का टॉपिक आपको पता ही ना, हमें इन टॉपिक्स में बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, तभी जाकर समझ में आएंगे और फिर हमको व्याकरण से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको हर एक विषय की 100% फ्री एजुकेशन देता है। कब से कब तक? कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी देता है 100% फ्री, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको 100% फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं और 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते रहेंगे, ठीक है। सो अब चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ। हमने अपने व्याकरण के टॉपिक्स कवर कर लिए, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, है ना। उसके बाद लिंग निर्णय भी देखा और इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिया और उसके भेद। आपको सब पता है, मैं यहां आपको बता दूं कि आपको सारा व्याकरण का सब कुछ पता है, ओवरऑल आप सब कुछ जानते हैं। बस इतना नहीं पता होता है कि अच्छा इसी को ये कहते हैं, ठीक। तो यहां पर व्याकरण का तात्पर्य है, व्याकरण का अर्थ होता है नामकरण करना, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम क्रिया की तरफ। क्रिया आपको पता है अंग्रेजी में जिसको वर्ब्स कहते हैं, तो यहां पर हम वर्ब को ही देखेंगे, क्रिया को ही देखेंगे। अब क्रिया क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जो शब्द हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं, बोध मतलब जानकारी देते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? जो शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, रोना, गाना, सोना, जागना, सब कुछ, ये सब कुछ क्रिया है, ठीक है। अब यहां पर यदि देखा जाए कि अच्छा सोना भी क्रिया है, हाँ बिल्कुल, जागना भी क्रिया है, देखना भी क्रिया है, बोलना भी क्रिया है, खड़े होना भी क्रिया है क्या? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के प्रमुख, यदि मुख्य रूप से हम भेदों की बात करें तो क्रिया के जो भेद होते हैं वो सबसे पहले यदि हम देखें तो प्रमुखतः क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक, दूसरा होता है अकर्मक, ठीक है। अकर्मक, यहां पर सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं जो रहती हैं, मुख्य रूप से कह रही हूं, बाकी और भी भेद होंगे उनको हम जानेंगे। सकर्मक क्रिया में किसको रखा जाता है? जिन क्रियाओं से कुछ आउटकम मिलता है, मतलब हमें कुछ कर्म की प्राप्ति होती है। जैसे मैं पत्र लिख रही हूं, क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। और मैं 100 मीटर की दौड़ में भाग रही हूं या दौड़ रही हूं, तो वहां पर सकर्मक। यदि मैं सिर्फ चल रहा हूं, सो रहा हूं, बोल रहा हूं, ये अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आएगी, क्योंकि क्रियाएं तो सभी हैं, देखना भी क्रिया है, बोलना भी क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को इस आधार पर बांटा गया है कि जिन क्रियाओं से हमें कर्म की प्राप्ति होती है या कुछ आउटकम मिलता है उनको सकर्मक, और जिनसे नहीं मिलता है उनको अकर्मक। तो ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। किन्हें कहते हैं? वे शब्द जो हमें किसी काम के होने का बोध कराते हैं, होने या करने का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना, जागना आदि, ये सब। अब आया राकेश गाना गाता है। क्या कर रहा है राकेश? गाना गाता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। मनोरमा नाचती है, चलता है, दौड़ता है। ये क्या है?
जैसे गाता है, पढ़ता है, चलता है, दौड़ता है, ये हैं क्रियाएं। ठीक है, समझ में आया? ये है अपनी क्रिया, गाता, पढ़ता, नाचता, चलता, दौड़ता, ये क्रियाएं हैं। एक्शन, ठीक है, कोई भी एक्शन क्रिया हो गया। ठीक। अब यहां पर बात आती है कि अब आप देखो यहां पर मैंने बताया ना कि ऊपर जो मतलब अभी हमने जो वाक्य देखे हैं, जैसे गाता है, पढ़ता है, नाचती है, दौड़ता है, चलता है, सभी शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, किसी कार्य के होने का पता चल रहा है ना, कि वो यहां पर पता चल रहा है कि हाँ वो गा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो नाच रही है, वो चल रहा है, या फिर वो दौड़ रहा है। इन सब से हमें किसी कार्य के होने का पता चल रहा है ना, तो बस इनको ही हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने का बोध हो, जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने या करने की जानकारी प्राप्त हो, उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं क्रिया। क्लियर? क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। ठीक है, समय सीमा मीन्स टाइम लिमिटेशंस, कि कौन सा कार्य कब हुआ या कुछ भी। जैसे अभी आप देखोगे, क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हो चुका है, या भविष्यकाल में होगा। मतलब हमें समय सीमा के बारे में संकेत करती है कौन? क्रिया। किस तरह से? कि कोई काम जैसे चल रहा है, पढ़ रहा है, जा रहा था, जाएगा। ठीक है, तो क्रिया के माध्यम से हमें ये सहायता मिलती है। इसकी बहुत बड़ा मतलब मुख्य है यहां पर क्रिया का रूप या क्रिया का जो कार्य है। व्याकरणिक दृष्टि से हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें सब पता है, लेकिन मैंने अभी कहा ना आपसे कि हमें पता सब है, जानते सब है, बस नाम नहीं पता है। तो यहां नाम सुनना है आपको। तो क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है कि कोई भी, जब भी हम कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं कि वह राम किताब पढ़ रहा है, अब बताओ ये भूतकाल की बात की जा रही है, वर्तमान की बात की जा रही है, या भविष्य की बात की जा रही है? राम किताब पढ़ रहा है, वर्तमान की बात की जा रही है। या फिर कहें कि आर्यन भोपाल जाएगा, कब की बात की जा रही? जाएगा है क्रिया, तो जाएगा से हमें पता चल रहा है कि भूत, वर्तमान या भविष्य है। तो यहां पर समय सीमा का हमें पता चलता है और हम ये जान पाते हैं कि कोई भी जो सेंटेंस है वो भूत में है, भविष्य में है, या वर्तमान में है। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, एक है हमारा सकर्मक क्रिया, ठीक है, दूसरा है अकर्मक क्रिया। समझ में आया? कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब अच्छे से सुन लो। पहले तो आप ये बताओ, क्या आपको क्रिया समझ में आई? क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के होने या करने का बोध जो होता है, जहां से होता है, जिन शब्दों के माध्यम से हम किसी कार्य के होने या हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है या जानकारी होती है, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया की सहायता से हमें समय सीमा की जानकारी प्राप्त होती है कि कोई भी कार्य भूतकाल में हुआ, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान या भविष्य। ठीक है, इसकी हमें हेल्प देती है क्रिया। अब हमने देखा कि कर्म, जाति और रचना। ध्यान से सुनना, जब आपसे पूछा जाए, प्रश्न आ सकता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। अब आप कहोगे ओ मुझे तो पता ही नहीं, तो सुनो ध्यान से। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद। अब आपसे पूछा जाए जाति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। अरे कर्म तो पता था, जाति के आधार पर कितने होते हैं? जाति के आधार पर भी दो होते हैं, और रचना के आधार पर भी क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। समझ में आया? अब सुनो ध्यान से। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सकर्मक क्रिया में आउटकम, पॉजिटिव आउटकम मिलता है, कर्म प्रधान रहता है। सकर्मक मतलब कर्म जुड़ा हुआ है, सकर्मक। अकर्मक, सकर्म मतलब कर्म की प्रधानता, अकर्म मीन्स बस क्रिया हो रही है, कोई कर्म की प्राप्ति नहीं हो रही है। जैसे जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। सुनो ध्यान से, कर्ता मतलब पता है ना आपको, जैसे राम किताब पढ़ रहा है, तो राम कौन है उसमें? कर्ता। ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया की बात हो रही है अभी यहां पर। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है
वह अकर्मक क्रिया कहलाती है जिस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। जैसे सिर्फ लिखा है श्याम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है। अब आप सोच रहे होगे पढ़ना अकर्मक, सुनो सुनो सुनो, श्याम पढ़ता है, सिर्फ श्याम पढ़ता है। और एक बात मैं यहां बता दूं, प्लीज 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 फुल्ली फोकस्ड होकर यहां पर ध्यान दो। जैसे आप पहले किसी भी वाक्य में क्रिया को पता कर लो, क्रिया को आप पहचान लोगे। जैसे इस वाक्य में है पढ़ता क्रिया, एक सीक्रेट की बात बता रही हूं, बहुत अच्छी बात बता रही हूं, इसको आप ध्यान में रख लोगे तो सकर्मक अकर्मक यूं समझ में आ जाएगा आपको। श्याम पढ़ता है, हाँ पढ़ना अच्छी बात है। अब आप सोच रहे हो पढ़ना को अकर्मक में क्यों रखा, तो सुनो मेरी बात। आपने इसमें से छांट लिया, सिलेक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि क्रिया क्या है, पढ़ता है क्रिया। अब किसी भी वाक्य से क्रिया को छांट कर, क्रिया ढूंढ कर, क्रिया को आइडेंटिफाई करके, और यदि हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, सुनो प्लीज 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 ध्यान से सुनो, किसी भी वाक्य से क्रिया को छांट लिया, जैसे यहां लिखा है श्याम पढ़ता है, हमने पढ़ना, पढ़ता क्रिया है, उस क्रिया से हम क्या प्रश्न करेंगे, जैसे क्या पढ़ता है। जस्ट क्रिया से पहले हमें क्या लगाना है, जस्ट बिफोर क्रिया। क्रिया क्या है ये, ठीक है, तो पढ़ता है क्रिया, ठीक है, श्याम पढ़ता है क्रिया है। यहां पर बात हो रही है श्याम पढ़ता है क्रिया। यदि जस्ट बिफोर क्रिया से हमें क्या लगाना है प्रश्न, क्या, क्या पढ़ता है, क्या हमें उत्तर मिला, नहीं मिला। अर्थात क्रिया से क्या प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया होती है, और क्रिया से क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर मिला तो सकर्मक क्रिया होती है। अब समझ आया। श्याम पढ़ता है, जस्ट हमने इससे पहले क्या लगाया और क्या पढ़ता है, उत्तर नहीं मिला। यदि यहां लिखा होता श्याम किताब पढ़ता है या श्याम अखबार पढ़ता है तो वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, या तो जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, देखो यहां लिखा है ना, या तो जो प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया, क्रियाओं का फल सिर्फ कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सुनो, अकर्मक क्रिया के उदाहरण देख लो। पहले तो आप ये बताओ इनमें क्रिया कौन कौन है। जैसे लिखा है राजेश दौड़ता है, इसमें क्रिया कौन सी है, दौड़ता, वेरी नाइस। इसमें क्या है, रेंगता। इसमें क्या, हंसती। इसमें क्या, चिल्लाता। इसमें क्या, लजाता। इसमें क्या, बचाता। अब आप इनसे प्रश्न पूछो, क्या प्रश्न पूछो, क्या दौड़ता है, तो आप कहेंगे राजेश दौड़ता है। लेकिन हम व्यक्ति को क्या से थोड़ी पूछते हैं, कौन दौड़ता है नहीं पूछना। यस, ओनली आपको क्या प्रश्न ही करना है, मतलब आपको क्रिया से पहले, ध्यान से फिर सुन लो, जैसे यहां लिखा है दौड़ता, ठीक है, इससे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ही पूछना होता है। ना तो हम कौन पूछेंगे, ना कब पूछेंगे, ना कहां पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ हम क्या पूछेंगे। ये नहीं कौन, कब, कहां, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पूछना है, क्या, बस यही पूछना है, यही प्रश्न करना है, क्या के अलावा कुछ नहीं। अब जैसे यहां लिखा है ना राजेश दौड़ता है, तो क्या हम ये लिखेंगे क्या दौड़ता है और उत्तर दे देंगे राजेश दौड़ता है। कभी हम इंसानों को क्या से कहते हैं, मान लो कोई जा रहा हो तो हम ये कहते हैं क्यों, वो क्या जा रहा है, कौन जा रहा है कहते हैं ना, और कौन तो करना ही नहीं है प्रश्न, प्रश्न तो सिर्फ क्या करना है। गॉट इट, समझ में आया। प्लीज अच्छे से सुन लेना, एक बार समझ में नहीं आया फिर से सुन लेना, लेकिन समझ लो, जब समझ में आ जाएगा तो आपको कुछ भी ना समझने वाला नहीं बचेगा। अकर्मक क्रिया के उदाहरण समझ में आ गए। जैसे कि आपने अभी देखा कि दौड़ता है, रेंगता है, हंसती, चिल्लाता, बचाता, ये सब कुछ
कर्म का भाव है, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है, अतः ये उदाहरण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएंगे और उनसे प्रश्न करने पर हमें उत्तर नहीं मिल रहा। जैसे सांप रेंगता है, ठीक है, हंसती है, क्या हंसती है, चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है, लजाता है, क्या लजाता है, बचाता है, क्या लजाता है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं सकर्मक क्रिया की ओर। अकर्मक समझ में आ गया। कर्म, जाति, रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म का सीधा प्रभाव सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़ता है और क्या प्रश्न पूछने पर उसका कोई उत्तर नहीं मिलता। चलते हैं सकर्मक क्रिया की ओर। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक कहलाती है, ठीक है। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ सकर्म, सकर्मक। जैसे विकास पानी पीता है। अब देखो यहां पर पीता से हमने प्रश्न किया, क्या पीता है, उत्तर मिला पानी पीता है, कर्ता पानी पड़ रहा था, यह सकर्मक क्रिया है। अब देखो सारे उदाहरण, अभी हमने अकर्मक के देखे थे ना, अब सकर्मक के देखो। पहले तो आप क्रिया ढूंढ लो कि क्रिया क्या क्या है। क्रिया है खाता, चलाता, चलाता, बनाती, लाता। प्रश्न पूछो आप, रमेश फल खाता है, क्या खाता है, फल खाता है। चलाता है, सुदर्शन गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है। मैं बाइक चलाता हूं, क्या चलाता हूं, बाइक चलाता हूं। रमा सब्जी बनाती है, क्या बनाती है, सब्जी बनाती है। सुरेश सामान लाता है, क्या लाता है, सामान लाता है। सबके उत्तर मिल गए हमें, और उत्तर मिल गए तो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ रहा है। क्या चलाता है, गाड़ी, कर्म पर चल रहा है, ठीक है। क्या कर्ता पर नहीं पड़ रहा, सीधा कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यहां पर सकर्मक क्रिया होगी। अब सुनो, सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। पहले तो अच्छा इतना बताओ, क्या आपको क्रिया समझ में आया? क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी भी कार्य के होने या करने का बोध होता है, बोध मतलब जानकारी या ज्ञान, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कर्म, जाति और रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में जो क्रिया का फल है, मतलब क्रिया का जो प्रभाव है, डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है और प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता। अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव या फल है जो कर्म पर पड़ता है कि क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लाइक दिस। यहां पर ये हो जाता है। अब चलते हैं हम कि सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? जैसे लिखा है एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक समझ में आ रहा है एक कर्म होगा, द्विकर्मक से समझ में आ रहा है दो कर्म होंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात अच्छे से सुनना। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया में किसी एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे तुषार गाड़ी चलाता है, सकर्मक क्रिया ही है, चलाता है। ऐसे प्रश्न पूछा, क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है। इसमें चलाता कर्म एक ही आता है या एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। द्विकर्मक क्रिया, जिनमें दो क्रियाएं होती हैं, अर्थात जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक कहलाती है। पहला कर्म सजीव होता है, दूसरा कर्म निर्जीव होता है। इतना भी याद रखो कि एक कर्मक जो क्रिया है उसमें एक ही कर्म है कि तुषार गाड़ी चला रहा है या चलाता है, चलाता है गाड़ी, ठीक है, एक है। लेकिन यहां पर द्विकर्मक मतलब दो कर्म है, तो पहला है इसमें सजीव, दूसरा है निर्जीव। श्याम ने राधा को रुपए दिए, सुनो अच्छे से सुन लो, श्याम ने राधा को रुपए दिए। अब यहां पर कर्म दो हैं, इसमें देना क्रिया के दो कर्म हैं, राधा एवं रुपए, अतः यह द्विकर्मक क्रिया है। कुछ दिया, क्या दिया, रुपए दिए। किसको दिए, राधा को दिए। तो एक सजीव है राधा, रुपए है निर्जीव। अब चलते हैं हम संरचना के आधार पर। अभी हमने देखा
कि जाति, कर्म और रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद थे, सकर्मक और अकर्मक। आपको समझ में आ गए हैं, आ गए ना। अब हम चलते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और कृदंत क्रिया। आ रहा है समझ में? हाँ, पॉजिटिव अच्छे से बिल्कुल एकदम माइंड को ओपन करके बैठो, ध्यान से सुनो, समझो, आएगा समझ में। एक बार नहीं समझ में आया फिर से देखो, फिर नहीं समझ में आया एक बार और देखो, फिर भी नहीं आया कमेंट में लिखो कि क्या नहीं आया, मैं बताऊंगी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि संरचना के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रेरणार्थक, ठीक है, प्रेरणा, इंस्पिरेशनल। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम करा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है, मतलब इंस्पिरेशन है वो स्वयं और वो किसी से काम करवा रहा है, जैसे पढ़वाना, लिखवाना आदि। शिक्षिका ने विद्यार्थियों को निबंध लिखवाया, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। नाम धातु, ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, नॉट, क्रिया को तो छोड़ना है, ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किसी अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, उन्हें नाम धातु कहते हैं, जैसे अपनाना, गरमाना आदि, ठीक है। नाम धातु मतलब जो क्रियाएं, जो धातु क्रिया को छोड़कर, जैसे अपनाना, ये अंदर है, सॉफ्टवेयर टाइप, अपनाना, हमने किसी को अपना लिया, कोई क्रिया नहीं है, अंदर वाली बात है। गरमाना, गरमाना, गर्माहट, ये भी, इसमें कोई क्रिया शामिल नहीं है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शामिल है, ना कि क्रिया, इसलिए नाम धातु मतलब सिर्फ इसमें नाम, तो आपको पता है संज्ञा को नाम कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले को विशेषण कहते हैं, और संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो यहां पर नाम धातु क्रिया मतलब कि यहां पर क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित जो बनती है, जैसे अपनाना, गरमाना। क्लियर हुआ? अब है संयुक्त क्रिया। संयुक्त में वो जरूर कुछ मिला जुला रूप होगा, तो देखो, ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं से मिलने से बनती है, संयुक्त का मतलब ये जुड़ा हुआ, वे संयुक्त क्रिया कहलाती है, जैसे खा लिया, चल दिया, पी लिया आदि। खाना भी एक क्रिया है, खा लिया, ले भी लिया, चल, चला, अकेला कहते ना, चल भाई, और दिया, चल दिया, पी लिया। अब है फोर्थ, कृदंत क्रिया। इसमें है जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाए, वह क्रिया कृदंत कहलाती है, जैसे दौड़ना, भागता आदि। ठीक, दौड़ना प्रत्यय या उपसर्ग, इस तरह से जब हम लगाते हैं तो वो हो जाती है। अब चलते हैं हम उदाहरणों की तरफ, उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है हमारा प्रेरणार्थक। माता पिता अपने बच्चों से कार्य कराते हैं, जब किसी और से कार्य करवाया जाता है तो वो प्रेरणार्थक के अंतर्गत आता है। सुनील अपने बेटे से काम करवाता है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। संयुक्त क्रिया के देखो आप, मीराबाई स्कूल चली गई, मतलब मीराबाई स्कूल चली गई, ठीक है। वह खा चुका, दो हैं इसमें। मीरा महाभारत पढ़ने लगी, प्रियंका ने दूध पी लिया। तो ये हो गया अपना क्रिया चैप्टर समाप्त। आशा करती हूँ आपको समझ में आया है, और जो भी डाउट्स रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको और अच्छे से समझाऊंगी और अच्छे से आपको बता दूंगी। लेकिन वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो समझ में ज़रूर आएगा, और जब आप समझ लोगे तो वीडियो पसंद भी आएगा, 100% पसंद आएगा। तो क्या करना है आपको? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे मजबूती के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।